सबसे पहले तो हम लोग पिछले क्लास की ओर जाते हैं, नहीं पीछे हम जो बताए हैं। तो शायद आप लोग को मालूम ही है कि एनसीईआरटी के क्लास 8 का ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं। हमने पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों को चाय और कॉफ़ी के संबंध में डिटेल से बताए थे, और दोनों के विषय में आपने पूरी तरह से जानकारी ले ली थी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के दोनों तरह से। तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को उसमें से हम देखते हैं। जो चुलबुलिया क्वेश्चन हमने बताए थे कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कंपटीशन में पूछा जाता है, उसी पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। राइट, बहुत अच्छी तरह से आपको याद है। अच्छा, चाय के उत्पादन में भारत का कौन स्थान है? उत्पादन में दूसरा है और खपत में पहला है, ऐसे है। अच्छा चलिए, चाय के लिए भूमि कौन सा चाहिए? ढालूनुमा चाहिए, निम्न चाहिए, कौन सा चाहिए? ढालूनुमा चाहिए। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा और बैक जाए। हमने कपास में भी 2-4 क्वेश्चन बताए थे। हमने बताए थे कि कपास के लिए कौन सा मौसम चाहिए, अर्थात 210 दिन पड़ा रहित मौसम चाहिए। अर्थात इसका मतलब होता है कि आपने पिछले क्लास को ढंग से समझ लिए हैं, याद भी रखें। आज चलते हैं, आज के क्लास में है आपका सबसे पहला पॉइंट है कृषि का विकास। जी ध्यान से सुनिए, कृषि का विकास का मतलब क्या होता है? कृषि के विकास का मतलब होता है कृषि के उत्पादन को, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी प्रयास किया गया है या किया जा रहा है, वही उसी को क्या कहा जाता है? अर्थात कृषि के विकास के लिए, अर्थात उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसल के उत्पादन के दर को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? तो मुख्य रूप से इसमें बहुत सारी चीज किया जा रहा है, लेकिन 4 मुख्य रूप से है। पहला क्या है? बुआई क्षेत्र को बढ़ाना। बुआई क्षेत्र को बढ़ाना। बुआई क्षेत्र को बढ़ाने का मतलब होता है कि जिस खेत में फसल लगाया जाता है वो फसल उस खेत के आकार को बढ़ाना। अर्थात जो खेत अभी भी जंगल के रूप में है या मरुभूमि के रूप में है या जिस पर खेती नहीं किया जाता है, उसको भी कृषि कार्य में लाना क्या कहलाते हैं? बुआई क्षेत्र को बढ़ाना। तो सबसे पहला प्रयास यही हो रहा है, होते आ रहा है। और दूसरा प्रयास है सिंचाई सुविधा को बढ़ाना। सिंचाई सुविधा को बढ़ाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले जमाने में से ही यहाँ पर मानसून पर निर्भर होता है किसान, अर्थात सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कृषि विकास के अंतर्गत क्या किया गया है? तो वर्षा के अलावा अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था किया गया, अर्थात बोरिंग का सिंचाई, बोरिंग, नहर, कुआं, तालाब इत्यादि सिंचाई के जो स्रोत है उसको बढ़ावा दिया गया है। और फिर अगर मानसून समय पर नहीं आती है, वर्षा समय पर नहीं आती है, फिर भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे क्या हो रही है? तो फसल का उत्पादन दर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो कृषि विकास का दूसरा हो गया। तीसरा है मेरे भाई उर्वरक और अच्छी बीज का उपयोग। उर्वरक मतलब हुआ रासायनिक खाद जो डालते हैं, अर्थात खेत के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो उसमें हम देते हैं, उसी को कहा जाता है उर्वरक। तो उर्वरक का भी उपयोग किया जा रहा है या करने के लिए लोगों को सिखाया जा रहा है। दूसरा इसी में कि उत्तम बीज का भी उपयोग करने के लिए किसान को सिखाया जा रहा है या किसान के पास अवेलेबल या उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार के द्वारा, विभिन्न एजेंसी के द्वारा, विभिन्न संस्था के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? कृषि का विकास हो रहा है। और चौथा है इसमें कृषि का मशीनीकरण। कृषि का मशीनीकरण का मतलब होता है कि कृषि काम जो हो रहा है, चाहे खेत की जुताई हो, चाहे फसल जो खेत में तैयार होता है उसको काटने वाली बात हो, या तैयार करने की बात हो, या उसमें दवाई छिड़कने वाले की बात हो, ये सब को अगर मशीन द्वारा किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? मशीनीकरण। और मशीनीकरण में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है वो सुन लीजिए, कि चाहे बुआई की बात हो या दवाई छिड़काई की बात हो, तो मशीन से क्या होता है? तो 1 अनुपात में 1 समान दवाई या हर काम किया जाता है।
उससे खेत पर एवं फसल पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मशीन से जब किया जाता है तो उत्पादन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और 4 तो हो गया इसका, अर्थात कृषि विकास के जो पहलू थे 4 महत्वपूर्ण, वो हो गया। और 5वां भी एक है कृषि विकास के अंतर्गत, वो है खाद्य का सुरक्षा, अर्थात खाने वाले जो अनाज है उसका सुरक्षा करना। कहा जाता है एक चीज कि आप कितनों कमा लीजिए, लेकिन अगर उसको आप बचत नहीं जानते हैं उसका, तो आप कभी भी उसकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक उसका बचत आप नहीं करते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि उत्पादन तो हो रहा है, अब उसको सुरक्षा कैसे किया जाए। सुरक्षा का तात्पर्य यहाँ पर इससे हो रहा है कि वो जो बर्बाद हो जाएगा, चाहे कीड़ा से हो या बाढ़ से हो या जिस चीज़ से हो, वो जो बर्बाद हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। फिर उसके लिए उचित भंडारगृह बनाया जाए, ताकि किसान को या सरकार को खाने पीने के अलावा जो अतिरिक्त बचता है तो उसमें उचित रूप में भंडारित उसको किया जाए। ये खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात कृषि विकास के मैंने कितने पहलू बता दिए? 5। 1 2 3 4 5। तो शायद कृषि विकास क्या है और कृषि विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है या क्या क्या किया जाना चाहिए, समझ गए। अगर इस पर लॉन्ग शॉर्ट किसी में क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट में भी इसमें पूछ सकता है कि कृषि विकास का मतलब क्या होता है। उत्पादन को बढ़ाना, खेत में पानी खूब डालना। अब आपके दिमाग में औपचौप हो जाएगा कि आखिर क्या है, तो आपके यह खेत में पानी डालना भी तो हुआ ना सर, लेकिन कृषि विकास में जो मुख्य चीज़ दिया गया कि उत्पादन को बढ़ाना, तो इसमें कौन आ गया? उत्पादन को बढ़ाना। अर्थात ऑब्जेक्टिव भी मैं कल से ही कह रहा हूँ, पिछले क्लास से ही कह रहा हूँ आप लोगों को कि प्रेजेंट टाइम का एग्जाम का रूप रंग बदल गया है। बिल्कुल अंदर से पूछता है, पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव बन के तैयार है, अब क्वेश्चन सेट करने वाला भी समझ चुका है कि ऑब्जेक्टिव पुरानी हो चुकी है, अब किस टाइप से पूछेंगे, तो यही बीच से। इसलिए सब्जेक्टिव में भी पढ़ना, आपको सफल होने के लिए सब्जेक्टिव रूप में पढ़ना आवश्यक है। तो शायद कृषि विकास पर आपने समझ गए सब चीज, और मैं चाहूँगा कि कल आप लोग इस पर लिख के लाएंगे। किस पर? कृषि का विकास। होमवर्क के रूप में एक पेज पर लिख के लाइएगा कृषि विकास। अब हम अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका भारत का एक फॉर्म। भारत का एक फॉर्म मैं बता दूं, अभी हम लोग कृषि क्षेत्र में ही हैं, कृषि से संबंधित ही बातों पढ़ रहे हैं, तो भारत के कृषि की ही बात पढ़ेंगे। यहाँ पर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में भी ऐसे होता है ना, FARM। क्या होता है? फार्म होता है या फॉर्म, जो भी पढ़िए इसको, ये होता है मेरे। इसका मतलब होता है खेती, खेत या खेती होता है। किसका? खेती या खेत होता है। खेत कहिए तो और बेटर हो जाएगा। कौन क्या होगा? खेत। अब फार्मर होता है, इससे प्रूफ में होता है। फार्मर क्या होता है? FARMER। फार्मर मतलब क्या होता है? किसान होता है। यही होता है ना, FARMER। फार्मर मतलब किसान। किसान मतलब खेत में काम करने वाला या खेती करने वाला, या खेती करने वाला। यहाँ खेत का बात हो रहा है। फॉर्म का मतलब खेत हो गया, राइट, ये खेत हो गया। क्लियर हो गया? अर्थात जब बड़े खेत होते हैं तो उसी के लिए फॉर्म शब्द का उपयोग किया जाता है। हो गया? अब कहता है भारत का एक फॉर्म। आज हम आप लोगों को अमेरिका, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म। आपने सुने होंगे कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ की कृषि की स्थिति काफ़ी पिछड़ी हुई है। अभी भी कृषि की स्थिति बेटर नहीं है। क्यों नहीं है वो आज समझ जाइएगा आप, जब हम इन दोनों का तुलना करेंगे। किसका किसका? भारत और अमेरिका का तुलना करेंगे। मैं वैसे मोटा मोटी बता दूं कि भारत में जो भी कृषि यंत्र या पद्धति इत्यादि का उपयोग किया जाता है, वह यहाँ के लोगों के लिए तो लगता है कि अपने आप में वो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखा जाता है तो उसका स्तर काफ़ी लो है। वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और इसमें, पहले हम थोड़ा सा भारत के एक फॉर्म का थोड़ा सा अध्ययन करवा देते हैं आप लोग को। भारत में
ज्योग्राफी के विद्वानों ने एक फॉर्म का भारत के एक फॉर्म का अध्ययन किया है और वो है आपको राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक जिला है गाजीपुर, गांव है आदिलाबाद और किसान का नाम है मुनालाल। उसके पास 1.5 अर्थात 1.5 एकड़ भूमि था और 1.5 एकड़ भूमि में वो जो है साल में मुख्य रूप से 2 फसल लगाते थे, गेहूं या धान लगाते थे और बीच बीच में दलहन फसल भी लगाते थे और उसके पास 2 भैंस भी थी। अब देखिए इस फॉर्म के विषय में मैं पूरा बताता हूं, अर्थात क्या नाम है मुनालाल। मुनालाल के इस फार्म हाउस के विषय में बताते हैं, अर्थात इस खेत की विशेषता बताते हैं। वहां पर जो ज्योग्राफी के विद्वानों ने, सरकार ने जो पहुंची है, क्या किया है ये सो बताते हैं। ये अपने खेतों में इस तरह से फसल लगाते हैं, इस तरह से फसल लगाते हैं कि भारत के जो भी किसान खेती कर रहे हैं ना, उससे कहीं बेटर है। और क्या क्या कर रहे हैं वो सुन लीजिए। इन्होंने सबसे पहले अपने खेत को क्या किया तो समतल करवाया। मात्र 1.5 एकड़ भूमि, बहुत नहीं है, क्या करवाया, समतल करवाया। और इसमें खेत के जो आकार था उसको जो टुकड़ा किया गया वो बड़ा बड़ा टुकड़ा में बनाया उसको, और फिर वहां पर एक खुद का एक बोरिंग गलवाया जिससे कि वर्षा नहीं होने पर सिंचाई संभव है। उसके बाद इन्होंने वहां पर एक कृषि सहकारी संस्था है, उसके पदाधिकारी से इन्होंने डायरेक्ट टच किए हुए। उस पदाधिकारी से इन्होंने नियमित रूप से खेती बाड़ी के संबंध में जानकारी लेने लगा और उस जानकारी के आधार पर उस खेत में फसल लगाने लगा कि कौन से फसल लगाया जाए, कौन से किट दिया जाए, दवाई दिया जाए, खाद कितनी दी जाए, कौन सा फसल कैसे लगाया जाए, इस सब की जानकारी लेकर उसमें फसल लगाना शुरू किया। साथ ही साथ उसके पास पैसा की कमी थी, तो उन्होंने क्या किया कि बगल में बैंक थे, उस बैंक से नियमित रूप से क्या करने लगा तो कर्ज लेने लगा और कर्ज लेके समय पर खेत में खाद, बीज, पानी इत्यादि उपलब्ध करवाने लगा। इतना ही नहीं, इसका जो उत्पादन होता था वो किसी खुदरा दुकानदार, जैसे अभी हम लोग के गांव में क्या होता है, जब धान गेहूं कटता है तो उस समय बहुत सारे छोटे मोटे जो होते हैं खरीद बिक्री करने वाले वो आते हैं। हम लोग की ज़रूरत भी होती है ना, तो औने पौने मूल्य में, अर्थात उल्टे सीधे मूल्य में वो लोग, हमको ज़रूरत भी है, उसको भी वो भी ज़रूरत पूरा कर रहा है तो उसको क्या करते हैं हम लोग दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें उसको ज़्यादा दिन तक रखने की क्षमता नहीं है। लेकिन मुनालाल ने क्या करते थे कि अपनी जितनी भी उपज होता था इधर उधर कहीं नहीं, सस्ते दाम में किसी को नहीं देते थे, सीधा जाके मंडी पहुंचा देते थे। मंडी समझते हैं मेरे भाई क्या होता है? मंडी अपने इधर तो नहीं है, बिहार में तो इधर नहीं है, पंजाब इत्यादि में है। मंडी होता है एक बहुत बड़े बाजार होते हैं जहां पर किसान या अन्य व्यापारी लोग अपने अपने अनाज को वहां पर रखते हैं ढेरी लगा के, और बाहर से या कहीं से व्यापारी लोग आते हैं खरीदने के लिए, और फिर उसके दाना को देखकर, उसकी सारे चीज़ को देखकर उसका मूल्य लगाते हैं और फिर वहाँ पर लेके वो चले जाते हैं, तो उसको अच्छा खासा मूल्य मिल जाता है। अर्थात जिस तरह से गाय भैंस बकरी का हटिया होता है ना, हाट होता है ना, उसमें गाय भैंस बिकता है ना, उसी तरह से अनाज का हटिया को क्या कहा जाता है? मंडी। क्लियर हो गया? अनाज के हटिया को तो उन्होंने मंडी में बेचता है और मंडी में बेचने के बाद उससे अच्छा खासा पैसा मिलता है और फिर उसका कृषि के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन मन लगता चला जाता है और फिर खूब करता है खेती। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में अभी भी गिने चुने लोग ही अच्छे ढंग से खेती कर रहा है। अर्थात ये मुनालाल से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से खेती वो कर रहे हैं भारत के लोगों को। तो भारत के खेती आपने देख लिए कि भारत के फॉर्म का अध्ययन करवा दिए कि कैसे किस था, क्या था, नहीं था। अब चलते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरह की खेती होती है, क्या होती है, नहीं होती है, उसका अध्ययन करवाते हैं और खुद आप बताएंगे कि भारत के फॉर्म बढ़िया है या फिर अमेरिका के। मैं अमेरिका जाता हूं। अमेरिका में समानता में बता दूं, यहाँ के जो फॉर्म हाउस होते हैं, अर्थात खेत का जो आकार होता है 1-1.5 बीघा 2 बीघा से ज़्यादा नहीं होता। वहाँ पर औसतन 250 हेक्टेयर
भूमि का एक फॉर्म होता है, इससे कम का नहीं होता है। वहाँ पर औसतन है 250। और वहाँ पर एक राज्य है आयोवा, आ राज्य का नाम है, और किसान का नाम है जो होरन। किसान का नाम है जो होरन। जमीन उसके पास था 3 हेक्टेयर। ठीक, 300 हेक्टेयर, राइट। कितना? 300 हेक्टेयर भूमि था। यहाँ पर कहते हैं 1.5 एकड़, यहाँ पर 300 देख लीजिए, तुलना करते जाइए क्या क्या होता है। अब देखिए किसान जो हरन क्या करता है वो सुन लीजिए। इसके पास 300 हेक्टेयर भूमि है, एक बहुत बड़ी भूमि है। और जोहरन ने क्या करते हैं, वहाँ पर जो खेती करता है उसकी अध्ययन करा रहे हैं। अपने यहाँ के भी ज्योग्राफी के विद्वान रिसर्च करता वहाँ गए हैं और जोहरन के जो खेती का फार्म हाउस जो था उसका अध्ययन करके लाए हैं और इस विषय में जोड़े हैं। शायद हम लोग किसान के ही बाल बच्चे हैं। निश्चित रूप से इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से कुछ खास कीजिएगा। उन्होंने क्या वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर वैसे सिस्टम है नहीं। जोहरन ने भी सेम भारत के जैसे सबसे पहले खेत को प्लान किया है और बड़ा बड़ा आकार में खेत को बांटा है। और वहाँ पर वो भी बोरिंग एगो रखा है, बढ़िया बोरिंग रखा है, लाइन कंटिन्यू रहता है, लाइन वाला रखा है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या किया है, वैज्ञानिक संस्था है उससे डायरेक्ट संपर्क रखता है। वो उससे फ़ोन पर या रूबरू होकर भी पूछता है। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो सुन लीजिए कि उसके पास कंप्यूटर है, नेट है और वहाँ के कृषि अनुसंधान जो संस्था है वो उपग्रह छोड़े हुए हैं और उसका कंप्यूटर डायरेक्ट उपग्रह से जुड़ा हुआ है। और उसके खेत का फोटो ही नहीं, टोटल जानकारी, कौन चीज़ का कब लगेगा, कितना दिन के बाद सिंचाई होगा, कौन सा कीड़ा पड़ गया खेत में, कौन सा दवाई लगेगा, वो कंप्यूटर जानकारी देते रहता है उसको। वो उपग्रह से उसका खेत का जानकारी देते रहता है और परिणाम होता है कि उसके खेत में कीट का परिंदा भी पलक नहीं झपकता है। वहाँ पर थोड़ा सा भी कहीं मिस नहीं होता है। अपना लोग धान गेहूँ करते हैं तो शायद 25% वो काला काला हो जाता है, जिसको हम लोग खखड़ी बोलते हैं। वहाँ पर 1% भी खखड़ी नहीं होता है। और फिर कृषि का जो उत्पादन होता है भारत से डायरेक्ट दुगुना हो जाता है वहाँ पर। और मैं एक चीज़ और बता दूं, भारत में अधिकतर किसान जो हैं वह खेती जो करते हैं वह अनमना ढंग से व्यावसायिक खेती नहीं कर रहा है। वहाँ पर सभी किसान व्यावसायिक ढंग से खेती करता है, अर्थात बिजनेस के पर्पज से खेती करता है। उसके खेत में एक भी वो खखड़ी या मरहना या काला वाला नहीं निकलेगा, कीट नहीं खाएगा, कीड़ा उसको नहीं खाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, उत्पादन। और वहाँ की फसल शायद जानते होंगे, हमने पिछला क्लास में पढ़ाए थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल फसल का क्या नाम है, मक्का, राइट। ऑब्जेक्टिव याद रह जाएगा ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल फसल का नाम है मक्का नाम है। अब मक्का के अलावा भी और चीज़ क्या आता है, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ के लोग मक्का की खेती वहाँ पर होती है। अब मक्का वो ऑटोमेटिक ही क्या होता है। और मक्का के बाद एक और होता है वो चुकंदर। चुकंदर से जानते हैं क्या करता है, वो चीनी बनाता है। देख लीजिए कितना सोच उसका है। कम समय में हो ही जाता है, गन्ना से ज़्यादा कम मेहनत है, चीनी उससे बनता है। अर्थात हर दृष्टिकोण उसका किसान का होता है व्यावसायिक। और जी उससे चीनी बनाया जाता है, चुकंदर से मिठास होता है ना उसमें, उसके रस से चीनी बनाया जाता है। तो आपने इधर कौन थे, मुनीलाल और जोहरन, इन दोनों किसान का तुलना कर लीजिए कि कौन किसान को ज़्यादा उत्पादन होगा, कौन किसान सबल होगा। एक के पास है 1.5 बीघा जमीन, 1.5 एकड़ जमीन, एक के पास, आप समझिए कितने का अंतर है। अब कितने का अंतर है दोनों के पास। और एक के पास घिसल पिटल को ना किसी तरह से 17 बार फोन करता है तब कृषि विभाग वाला करके फिर भी इतना कर लेता है। उसके पास तो डायरेक्ट कंप्यूटर लगा हुआ है, वही डायरेक्ट सैटेलाइट से उसका निरीक्षण हो रहा है हर वक्त। पल पल का 2 घंटा पहले पानी की जरूरत है, अभी 2 घंटा पहले न्यूज देता है कि 2 घंटा पहले पानी चाहिए उसमें, और तुरंत पानी दे देता है। तो इस तरह से
आपने जहां भारत के एक फॉर्म की कहानी सुन ली आपने और अमेरिका की एक फॉर्म की कहानी सुन लिए, वहीं दोनों की तुलना भी सुन लिए कि भारत में और अमेरिका में कृषि कार्य में या कृषि के दर में क्यों अंतर है, नहीं है। अर्थात अमेरिका आज भी कृषि के क्षेत्र में प्रधान नहीं होते हुए भी कई चीज़ के उत्पादन में क्या है, प्रथम है। यही कारण है। अब भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी बहुत पिछड़ा है। शेष पॉइंट जो है प्रमुख स्मृति, 2 पॉइंट बचा नहीं है, वो अगला क्लास में होगा।